चलिए हम लोग आज वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे 10 क्लास का, क्योंकि हम लोग इसके पहले भी दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की विधियां पढ़ चुके हैं, ग्राफीय विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। पिछला दिन हम लोग विलोपन विधि पढ़े थे। ये है वज्र गुणन विधि। इसमें हम लोग वज्र गुणन विधि में सूत्र कैसे स्थापित करते हैं, यानी कि उससे सूत्र कैसे प्राप्त होता है, पहले वो हम आपको दिखाने की कोशिश किए हैं। और इसमें बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम पहले से बोर्ड पर लिख चुके हैं। इसको हम समझा दे रहे हैं आप लोग को। इसमें दो चर में रैखिक समीकरण हम लिए हैं, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा समीकरण है a2x + b2y + c2 = 0। हम लोग विलोपन विधि की तरह इसमें हम लोग हल किए हैं, समीकरण 1 में b2 से और समीकरण 1 में b1 से, यानी कि y के गुणांक को हम बराबर किए हैं। तो यहाँ पर बराबर मिला है, घटा दिए हैं तो y खत्म। इसमें x कॉमन है, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं x। b2 c1 पहले प्लस है तो लिख लिए हैं, फिर ये b1 c2 माइनस है तो माइनस लिख लिए हैं, = 0। इसको हम दोनों को हम इधर ले गए हैं, तो ये माइनस वाला पहले गया है तो प्लस हो गया है, और ये प्लस वाला इधर गया है तो माइनस हो गया है। तो x बराबर, ये इंटू में है तो x बराबर जब लिखेंगे तो ये इंटू इसके बट्टा में हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको हम इस रूप में लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि x बराबर जब हम लोग यहाँ पर है, इसको तिरछा तिरछी यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे 1 करेंगे तो x इंटू कितना बराबर कितना मिलेगा। उसी तरह यहाँ भी मिलेगा, आपको देख लीजिए, x इंटू a1 b2 माइनस a2 b1। उसी तरह यहाँ भी मिल रहा था x इंटू a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू इतना। उसी तरह इक्वल टू में इससे जब इससे गुणा करेंगे तो उतना ही प्राप्त हो जाएगा। इससे हमको समीकरण प्राप्त होगा, इसलिए हम इसको इस रूप में बदल दिए हैं। ये जो है पॉइंट, वही पॉइंट ये भी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद हम क्या किए हैं, देखिए इसमें जो x का मान प्राप्त हुआ था, ये x का मान समीकरण 1 या 2 में हम लोग रख करके y का मान ज्ञात कर सकते थे। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता, इसलिए हम क्या किए हैं कि फिर इसी समीकरण में x के गुणांक को बराबर करके हम घटाए हैं। यहाँ पर ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग 1 में a2 से और 2 में a1 से गुणा किए हैं। यहाँ पर x को हम लोग बराबर कर लिए हैं, उसी तरह जैसे इसको किए हैं उसी तरह घटाते घटाते यहाँ पर देखिए y घटाए हैं, इसमें y कॉमन है तो y कॉमन कर लिए हैं, इसको भी लिख दिए हैं। फिर उसके बाद इसमें से हम माइनस कॉमन कर लिए हैं, a1 b2 पहले हो गया है, a2 b1 बाद में। उसी तरह इन दोनों को इधर लेके गए हैं, ये पहले गया है प्लस, ये बाद में गया है माइनस। फिर उसके बाद क्या हुआ है, इसमें से भी हम माइनस कॉमन किए हैं। फिर उसके बाद इस y का मान निकाले हैं, y बराबर ये इंटू में है तो इधर जाएगा तो इसके बट्टा में हो जाएगा, बट्टा में हो गया है, माइनस माइनस खत्म। अब यहाँ पर ये लिखिए हम, तो देखिए यहाँ पर क्या किए हम, a2 c1 को c1 a2 लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए c1 को पहले कर दिए हैं और इसमें भी c2 a1 कर दिए हैं। यहाँ पर बाकी सब सेम है। उसी तरह y का मान हमको प्राप्त हो गया, y बराबर इतना। अब इसको भी हम लोग इस रूप में लिखेंगे, y बाई इतना हो जाएगा, यानी ऊपर वाला y के नीचे आ जाएगा और नीचे वाला उसी तरह रहेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना है, इसका विपरीत सदिश गुणा कर लीजिए और इसका विपरीत सदिश गुणा कर लीजिए, बराबर मिलेगा। अब यहाँ पर स्थिति उत्पन्न होती है दो चीज, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि x के नीचे भी a1 b2 माइनस a2 b1 है और y के नीचे भी a1 b2 माइनस a2 b1 है, यानी कि इसी पर निर्भर करता है कि इसका हल प्राप्त होगा कि नहीं। तो उसमें स्थिति उत्पन्न होती है, जो स्थिति हम पहला लिखे हैं कि जब a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो नीचे वाला भाग है यदि ये 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा। तो देखिए नॉट इक्वल टू 0 लिखे हैं, तो ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया है, नॉट इक्वल टू है। अब a1 a2 को इधर लाए हैं तो बट्टा में हो गया है, b2 को इधर ले गए हैं तो ये भी बट्टा में हो गया है। इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इतना ही मिलेगा। देख लीजिए a1 b2 मिल रहा है ना, a2 b1 दोनों का बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम है। इस स्थिति में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो समीकरण युग्म को केवल एक हल होता है। वही लिखे हैं यहाँ पर, समीकरण युग्म को केवल एक हल होगा। स्थिति 2, यदि वो 0 के बराबर हो तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ लिखे हैं हम लोग कि a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0, बराबर कर लिया है, इसको उधर लेके गए हैं, प्लस हो गया है। इसको भी उसी तरह कर लिया है, a1 बाई a2 और ये b2 इधर गया, b2 हो गया, दिशा से गुणा करेंगे इतना ही मिल जाएगा हमको, और बराबर हम k मान लिया है यहाँ पर, देख लीजिए। तो इससे और इससे हम लोग जब करेंगे गुणा, बराबर करेंगे, यानी कि a1 बाई a2 बराबर k लिखेंगे तो तिरछा से गुणा करेंगे तो a1 बराबर क्या मिलेगा, k a2 लिखे हैं यहाँ पर। इससे करेंगे तो b1 बराबर क्या मिलेगा, k b2 लिखे हैं। ये दोनों मान हम यहाँ समीकरण 1 में रखे हैं, a1x + b1y + c1 = 0 में
हम यहाँ रखते हैं, देख लीजिए इसमें k कॉमन है, दोनों में तो कर लिया है, प्लस C1 इक्वल टू 0 इसको कर दिया है समीकरण नंबर 5। अब ध्यान दीजिए इस समीकरण 2 और समीकरण 5 में क्या अंतर है, तो समीकरण 2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो वो कब होगा, जब ये भी k c2 हो जाएगा तो सब में k कॉमन हो जाएगा, तो k उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा दूसरा समीकरण मिल जाएगा, यानी संतुष्ट हो जाएगा। तो उस स्थिति में समीकरण 2 और समीकरण 5 कब बराबर होंगे, जब C1 बराबर k C2 होगा। तो यहाँ पर हम लोग C2 को इधर ला दिए हैं, C1 बाई C2 बराबर k हो गया है। इसके बाद हम आगे की स्थिति आपको बता रहे हैं, इसके बाद भी है, और तब हम लोग इस समीकरण 3 और समीकरण 4 यहाँ पर जो दिया है इसका और इसका प्रयोग करके हम लोग देख लीजिए ध्यान से यहीं पर, क्योंकि फिर इसको मिटाएंगे तो हो सकता आपके पास तो होगा, मेरे पास नहीं होगा, तो हम बता देते हैं कि ये जो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 है, इसी से हमको वज्र गुणन का सूत्र मिलने जा रहा है, क्योंकि देख लीजिए इसमें इसका RHS और इसका भी RHS दोनों समान है। तो हम लोग जानते हैं ना कि दोनों का समान होगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि A बराबर B है और यहाँ पर भी B बराबर C है, अच्छा मान लीजिए D बराबर B है, दोनों का RHS सेम है, तो A बराबर B बराबर D यानी कि तीनों बराबर हो जाएंगे। उसी तरह हम लोग समीकरण 3 और समीकरण 4 का प्रयोग करके हम लोग तीनों को बराबर कर लेंगे, तो हमको वज्र गुणन का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों को कुछ नोट लिखना है, वो लिखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, अब उसी में जो पॉइंट हम लोग का छूटा हुआ था वो पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। उसमें जहाँ पर हम लोग लिखे थे C1 बाई C2 इक्वल टू k, यानी कि यदि C1 बराबर k C2 यानी कि C1 बाई C2 बराबर k यदि मिलेगा तो समीकरण 2 का प्रत्येक हल, उसमें जो समीकरण 2 लिखे हैं उसका प्रत्येक हल समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों एक समान हो जाएगा, दोनों समीकरण एक ही हो जाएगा। तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, संपाती। तो संपाती स्थिति में हमको क्या मिलता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 इक्वल टू k प्राप्त हो जाएगा, यानी कि तीनों का मान k मिलेगा, यानी k के बराबर होगा, समीकरण को अनगिनत हल होगा। दूसरा पॉइंट है इसमें b नंबर, यदि c1 नॉट इक्वल टू k c2 तो C1 बाई C2 नॉट इक्वल टू k होगा, और ऊपर हम लोग को पीछे हम लिखवाए हैं उसमें आप लोग को मिला है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू k। तो उस केस से यदि इस केस की तुलना करें तो बराबर नहीं होगा, तो नहीं होगा तो क्या मिलेगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, यानी कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 तो बराबर है, लेकिन C1 बाई C2 उसके बराबर नहीं है। तो हम लोग इस स्थिति में आ जाएंगे, और हम लोग जानते हैं कि इस स्थिति में उसका जो हल होता है वो कोई हल नहीं होता, ये हमको मालूम है। समीकरण 3 और 4 का प्रयोग हम लोग करेंगे, तो समीकरण 3 और 4 से यही वज्र गुणन का विधि का सूत्र प्राप्त होता है हम लोग को। ये वज्र गुणन विधि का सूत्र है, यही वज्र गुणन विधि का सूत्र है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे उसका भी हम बता देते हैं आपको, याद करने के तरीके। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर B1, यहाँ पर B2, फिर यहाँ पर लिख देंगे C1, यहाँ पर C2, फिर यहाँ पर लिख देंगे A1 A2, फिर यहाँ पर लिख देंगे B1 B2। देखिए B से स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, B1 B2, C1 C2, A1 A2 और फिर B1 B2, यानी शुरू में जो रहेगा वो भी लास्ट में रहेगा, ठीक है। हम लोग ऐसे गुणा करेंगे, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे गुणा कर लेंगे, फिर माइनस करके इसको घटा देंगे, तो क्या मिल गया हमको, B1 C2 माइनस B2 C1। तो देखिए तो क्या मिला, B1 C2 माइनस B2 C1, किसके नीचे, x के नीचे, इन दोनों के बीच में x लिख सकते हैं, यानी कि इन दोनों का गुणा का घटाव जो होगा वो x के नीचे होगा। अब चलिए C1 A2 माइनस C2 A1 और C1 A2 किसके नीचे, y के नीचे है, जिसको हम y लिख सकते हैं। फिर A1 B2, देख लीजिए A2 B1 ये किसके नीचे है, 1 के नीचे। यानी कि हम लोग याद करने का सबसे अच्छा तरीका है हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं और इसी पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और हम लोग समीकरण के हल ज्ञात करेंगे, यानी कि x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जो हम समीकरण लिखे थे उस समीकरण में आप लोग ध्यान दिए होंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 किए थे, यानी कि वज्र गुणन विधि में
बराबर के दाहिने साइड 0 होनी चाहिए, यानी कि सारा पद बाएं ओर होना चाहिए, यानी कि LHS में अचर पद भी बाएं ही होगा। हम लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि और ग्राफीय विधि में ऐसा नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग करेंगे, क्योंकि वो जो दाहिने साइड चला जाएगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, और चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा तो आंसर सही नहीं मिलेगा, तो हमारा हल नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए जब भी हम वज्रगुणन विधि का प्रयोग करेंगे तो उस समीकरण के तीनों पदों को बराबर के बाएं साइड यानी कि LHS में हम लोग कर लेंगे, और तब हम लोग उससे A1 B1 C1 A2 B2 C2 ज्ञात कर लेंगे, और तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। बहुत आसान ये विधि है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.5, जिसका पहला क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिख चुके हैं। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पहले ये चेक कीजिए कि इन जो समीकरण युग्म दिए गए हैं किसका अद्वितीय हल है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, और किसका कोई हल नहीं है। तो पहले हम लोग वो चेक करेंगे, उसके बाद बोल रहा है कि जिस समीकरण युग्म का एक हल होगा यानी कि अद्वितीय हल होगा, उसे ही हमको वज्रगुणन विधि से हल करना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए A1 समीकरण हल से हमको A1 प्राप्त होगा। तो A1 बराबर क्या मिल रहा है, 1, x का गुणा 1 है, B1 क्या मिलेगा -3, C1 क्या मिलेगा -3, A2 क्या मिलेगा 3, B2 क्या मिलेगा -9, C2 क्या मिलेगा -2। तो हम लोग लिखेंगे B1 बराबर -3, C1 बराबर -3, A2 3, B2 -9 और C2 -2। हम लोग यहाँ पर प्राप्त कर लिए। पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसका कौन सा हल प्राप्त है। तो पहले लिखेंगे A1 by A2 1/3 B1 by B2 -3/9, ये भी कट जाएगा 1/3 हो जाएगा, और C1 by C2 इक्वल टू -3/2 तो हो जाएगा 3/2। यानी कि इसमें आप लोग देख सकते हैं कि A1 by A2 B1 by B2 बराबर है, लेकिन C1 by C2 बराबर नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि A1 by A2 नहीं इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2, तो आप लोग जानते हैं इसका कितना हल होगा, कोई हल नहीं। तो लिखेंगे कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग पीछे बनाए हैं, इसलिए आप लोग चेक कर सकते हैं। तो हम अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, तो जो चेक करने लायक है हमारे वो चेक करेंगे, जिसको वज्रगुणन विधि से हल करना है वो एक दिखाना चाहते हैं हम लोग को। तो इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो अद्वितीय हल वाला है, देख लीजिए उसको भी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समीकरण युग्म में हमको ये बराबर में 5 दिया था, हम 5 को भी इधर कर लिए हैं। ये बराबर में 8 दिया था तो 8 को भी हम लोग इधर कर लिए। पहले ही बता दिए हैं आप लोग को कि वज्रगुणन विधि में ऐसे ही समीकरण हमको लिखना है। बराबर के इस साइड 0 रहेगा, केवल बराबर के इस साइड सारे पद होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसका A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख लेते हैं। A1 बराबर है 2, B1 बराबर है 1 और C1 बराबर है -1। A2 बराबर है 3, B2 बराबर है 2 और C2 बराबर है -8। ठीक है, चेक कीजिए A1 by A2 2/3 B1 by B2 1/2 और C1 by C2 इक्वल टू -5 by -8। हम लोग देख रहे हैं कि तीनों में से कोई बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2। तो लिखेंगे समीकरण युग्म को अद्वितीय हल, अद्वितीय
हल है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर द्वितीय हल है तो इसको वज्रमूल विधि से हल करना है हमको, तो लिखेंगे वज्र गुणन विधि से क्या होता है, x बटा में b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y बटा में c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 बटा में a1b2 माइनस a2। ठीक है, ये सूत्र हम लोग लिख लिया, जैसे वो याद करने का आपका तरीका बताया था वैसे भी हम लोग लिख करके कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं एक आप लोग को। क्या लिखे थे हम लोग, b1 b2, फिर क्या लिखे थे c1 c2, फिर क्या लिखे थे a1 a2, फिर क्या लिखे थे b1 b2। तो चलिए सारा मान रखिए, देखिए b1 b2 क्या है आपका 1 2, यहाँ रख दीजिए 1 2, c1 c2 क्या है -5 -8, -5 -8 रख दीजिए यहाँ पर, a1 a2 क्या है 2 3 रख दीजिए 2 3, b1 b2 क्या है फिर 1 2। हम लोग ऐसे ही ना गुणा कर रहे थे, यहाँ पर x था, यहाँ पर y था, यहाँ पर y था। ठीक है, ये सूत्र यदि आपको याद हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, पहले हम लोग गुणा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बाएं हाथ के ऊपर से दाहिने हाथ के नीचे तक। 1 गुणे -8 लिखिए यहाँ पर 1 गुणे -8, फिर नीचे से ऊपर की ओर 2 गुणे -5, और इन दोनों के बीच में क्या रहेगा माइनस। फिर चलिए y बटा में लिखिए, फिर बाएं हाथ के ऊपर से दाहिने हाथ के नीचे तक -5 × 3, फिर माइनस कर देंगे -8 × 2, फिर 1 इसको करेंगे 2 × 2 -3 × 1। ठीक है, इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। अब मिला लेते हैं इस सूत्र से कि सही है कि नहीं। b1 c2, देखिए b1 c2 1 × -8, b2 c1 2 × -5, फिर y के नीचे c1 a2 -5 × 3, फिर c2 a1, फिर a1 b2, फिर a2 b2 मिल गया है। इसको हल कर लेंगे तो x बटा में मिल जाएगा -8 + 10, y बटा में क्या मिल जाएगा -15 -+ 16, 1 बटा में क्या मिल जाएगा 4 -9। क्या प्राप्त होगा हमको 2 1 और ये 1 बटा में। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड अनुपात का हम प्रयोग करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर चूंकि x बटा 2 बराबर 1 बटा 1 से, देख लीजिए फर्स्ट और थर्ड अनुपात लिए है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो x बराबर क्या मिल गया 2, और दूसरा और तीसरा अनुपात का प्रयोग करेंगे y बटा में 1 बराबर 1/1 से, तीसरा तीसरी गुणा कर लेंगे y बराबर हमको मिल जाएगा। हम लोग क्यों ऐसा किए, क्योंकि तीनों अनुपात बराबर है तो तीनों में से किसी दो को हम लोग एक साथ रख सकते हैं। तो हम लोग इसको और इसको एक साथ रखेंगे तभी x का मान मिलेगा, इन दोनों को एक साथ रख लेंगे तो x का मान नहीं मिल पाएगा। तो इसको और इसको एक साथ रखेंगे, फिर इसको और इसको एक साथ रखेंगे तो दोनों का मान हमको प्राप्त हो जाएगा, जैसे x और y का मान प्राप्त हुआ। हम लोग चेक भी कर लेंगे कि वो मान जो है वो समीकरण का हल है कि नहीं। तो x का मान 2 मिला है, यहाँ पर 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 - 5 0 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए हमारा जो आंसर है वो सही है। हमको लगता है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है उसका भी अनगिनत हल प्राप्त होगा। a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर मिलेगा, आप लोग करिएगा तो पता लगेगा। चलिए समीकरण को क्या दिया है, x - 3y - 7 = 0 और 3x - 3y - 15 = 0। ये दो समीकरण हमको दिया गया है।
ठीक उसी तरह हल करेंगे जैसे उसको हल किए थे। तो a1 बराबर क्या मिलेगा 1, b1 बराबर क्या मिलेगा -3, c1 बराबर क्या मिलेगा -7, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -2। ये हमको मिला है। पहले हम लोग चेक करेंगे, तो लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू 1/3, b1/b2 इक्वल टू -3/-3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और c1/c2 इक्वल टू -7/-15। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि तीनों में से कोई बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका भी अद्वितीय हल है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए समीकरण युग्म को अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल है, क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि यदि अद्वितीय हल है तो इसे बज्रगुणन विधि द्वारा हल कीजिए। तो हम लोग इसको बज्रगुणन विधि द्वारा हल करेंगे। तो लिखेंगे बज्रगुणन विधि से चलिए x बटा में फिर वही हम काम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए b1 b2 c1 c2 फिर a1 a2 फिर b1 b2 हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं, देख लीजिए। मान रख लेंगे, आप लोग को मालूम है बाएं हाथ के ऊपर से दाहिने हाथ के नीचे -3 × -15, फिर माइनस क्या मिलेगा -3 × -7 बराबर y बटा में y वाला लिखिए इसको -7 × 3 -15 × 1 बटा में 1 × -3 और 3 × -3। कितना आसान है देख लीजिए, बहुत आसान है। हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा देख लीजिए। x बटा में क्या मिलेगा यही पर लिखिए, तो 45 -21 -21 प्लस 50 -3 प्लस 9। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 45 से 21 घटाइए 24 हो जाएगा। 1 बटा में 15 और 21 कितना होगा -21 -6 होगा। 1 बटा में क्या हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा। चलिए फर्स्ट और थर्ड अनुपात लिखिए, x बटा 24 बराबर 1 बटा 6 से पीछे से गुणा कीजिएगा तो क्या मिलेगा 6x बराबर 24। तो x बराबर क्या मिलेगा आपको 24 बटा 6, 3 से कट जाएगा 6 से कट जाएगा पूरा, x बराबर मिल गया 4 और y बटा -6 इक्वल टू 1 बटा 6 से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 6y इक्वल टू -6, तो y बराबर क्या मिल जाएगा -6/6 इक्वल टू -। देख रहे हैं आप लोग कितने आसानी से हम लोग इसको हल कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इसके पीछे जितना भी हम लोग 2 चर में रैखिक समीकरण का हल किए थे, इसके पीछे वाले एक्सरसाइज में उस एक्सरसाइज को भी आप लोग बज्रगुणन विधि द्वारा हल कीजिए, आप लोग को पता लग जाएगा कि हमको क्या मिलने वाला है। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें 4 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन का पहला, इसमें दिया है
कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें दो क्वेश्चन दिया है। पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण युग्म 2x + 3y = 7, इसको कर देंगे 1। इस 7 को इधर कर दीजिए और a - b × x + a + b × y -3a + b - 2 = 0, समीकरण नंबर। इसमें भी देखिए बराबर में जो अचर दिया था उसको हम लोग बाएं साइड कर लिया है। ये तीनों दाहिने साइड था तो हम बाएं साइड करके कोष्टक में करके बाहर माइनस कर दिया है, क्योंकि एक एक को हम नहीं लाए हैं। चलिए अब इसमें दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, उस स्थिति में a और b का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिखेंगे। तो a1 बराबर हमको मिलेगा 2, b1 बराबर मिलेगा 3, c1 बराबर मिलेगा -7, a2 बराबर मिलेगा हमको a - b, b2 बराबर मिलेगा a + b और c2 बराबर हमको देखो क्या मिल रहा है -3a + b - 3 मिल गया। और हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि इसके इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। लिखिए प्रश्न से समीकरण युग्म यानी कि पेयर ऑफ इक्वेशन, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। इसलिए क्या प्राप्त होता है हम लोग को, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल जब प्राप्त होता है तो यही हमको इक्वेशन प्राप्त होती है, यही अनुपात हमको मिलता है, तीनों अनुपात बराबर मिलता है। तो हम लोग मान रख देंगे सबका इसमें 2/a - b, 3/a + b और -7/-3a + b - 2। तीनों अनुपात हम लोग बराबर कर लिए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। तीनों में से किसी दो को एक साथ रख करके हम लोग समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखते हैं कि चूंकि 2/a - b = 3/a + b से हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 3a - 3b = 2 से गुणा कर दीजिए 2a + 2। हमको क्या मिल गया 3a - 3b -2a - 2b = 0, यानी हमको समीकरण एक मिल गया। क्या a - 5b = 0, इक्वेशन नंबर 3। 2 तक तो हो गया था, ये 3 इक्वेशन होता है। फिर चलिए फिर मान लीजिए इसको रख करके हम एक समीकरण बना लिए हैं। अब या तो इसके बराबर इसको कर लीजिए या इसके बराबर इसको कर लीजिए, किसी को भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लिखते हैं कि 2/a - b = -7/-3a + b - 2 से हम फर्स्ट एंड लास्ट बराबर किए हैं, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तीसरा से गुणा कर लीजिए इससे 7a - 7b, 2 से इसमें गुणा हो जाएगा 6a + 2b - 4, क्या हो जाएगा 7a - 7b इसको इधर कर लीजिए -2b = -4, -4 को भी इधर कर लीजिए +4 = 0। यहाँ पर हमको क्या मिला a - 9b + 4 = 0, समीकरण नंबर 4।
लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वज्र गुणन विधि का। हम लोग समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम लोग वज्र गुणन विधि द्वारा हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं a1, फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फिर करके a1 बराबर देखिए क्या मिला है 1, b1 बराबर क्या मिल रहा है -5 और c1 बराबर क्या है 0, क्योंकि c1 उसमें नहीं है, इसमें अचर पद नहीं है तो क्या लिख देंगे 0। a2 बराबर इसमें क्या मिल रहा है 1, b2 बराबर क्या मिल रहा है -9, c2 बराबर क्या मिल रहा है 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे वज्र गुणन विधि से x बटा में, आपको तो अब समझ में आ गया होगा। तो क्या करेंगे, पहले यहीं से लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं b1 b2 c1 c2 फिर a1 a2 फिर b1 b2। तो वैसे आप करके देख लीजिएगा, हम लिख रहे हैं यहाँ पर b1 c2 -5 × 4 b2 c1 -9 × 0 y बटा में c1 a2, तो c1 a2 1 × 0 c2 a1 1 × 4 बराबर 1/a1 b2 1 × -9 a2 b1 1 × -5। देखिए क्या मिल गया हमको x बटा में -20 -0, y बटा में 0 -4, 1 बटा में -9 + 5। क्या मिला हमको x by -20, y by -4, 1 by -4। फर्स्ट एंड लास्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अब ध्यान देना है यहाँ पर वज्र गुणन विधि से जो हम लोग यहाँ पर x y लिखे थे, अब मेरा समीकरण जो है ये समीकरण 3 और 4 वो a और b के रूप में है। तो x की जगह a और y की जगह b कर देंगे। यहाँ भी a और यहाँ भी b, फिर यहाँ भी a और यहाँ भी b। अब हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट का उपयोग करेंगे अनुपात का। तो फर्स्ट एंड लास्ट अनुपात का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम छोटा छोटा लिख देते हैं a by -20 = 1 by -4 से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या मिलेगा -4a बराबर -20, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 20 5 बार में, तो a बराबर हमको मिल गया 5। और सेकेंड और थर्ड से b बटा में -4 = 1 बटा में -4 से हमको क्या मिल गया -4b = -4। तो -4 से -4 कट जाएगा 1 हो जाएगा, तो b बराबर हमको क्या मिल गया a। यानी कि हमको a और b का मान ज्ञात करना था। तो a का मान हमको 5 मिला और b का मान 1 मिला, यही आपका आंसर होगा। चलिए दूसरा का अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा समीकरण जो दिया गया है, यहाँ पर भी वही समीकरण युग्म है 3x + y + 1 इधर था तो इसे इधर कर लिया है -1 = 0। उसी तरह इसमें भी देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन देख करके देख लीजिएगा कैसे हम चेंज किए हैं। इससे हम लोग a1 b1 c1 उसी तरह निकालेंगे। लिखेंगे a1 = 3, b1 = 1 और c1 = -1, a2 = 2k - 1, b2 = k - 1 और c2 = -2k + 1। ये हमको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 दिया है। इसमें हम लोग क्वेश्चन में इसमें भी वही दिया है कि समीकरण को अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो लिखेंगे प्रश्न से समीकरण युग्म को अपरिमित रूप से
अनेक हल है। इसलिए क्या मिलेगा हमको अनुपात A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C। हमको यही अनुपात प्राप्त होगा 3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे जो पहला क्वेश्चन में किए थे। हम लोग को इसमें के का मान निकालना है, के का क्या मान होगा। तो के का मान तो आसानी से निकल जाएगा। हम देख रहे हैं पहला और दूसरा अनुपात को, चाहे पहला और तीसरा अनुपात को, चाहे दूसरा और तीसरा अनुपात को आप लोग बराबर कर लीजिए, मिल जाएगा आसानी से। चलिए देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पर 3/2k-1 इक्वल टू 1/a-1, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड अनुपात को हम बराबर किए हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ऐसे करेंगे पहले 3k-3, ऐसे करेंगे 2k-1, 2k इधर आ जाएगा 3k-2k, और ये जाएगा इधर -1 + 3। क्या मिलेगा, k बराबर 2, यानी कि हमको k बराबर 2 मिलेगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन, अब इसमें 2 क्वेश्चन और बचा है जो कि अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो आप लोग हल कीजिएगा, आसानी से हल हो जाएगा, और जो विधि आपको आसान लगेगा वही विधि आप बता सकते हैं कि ये हमको उपयुक्त लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें पहले समीकरण तैयार करना है, उसके बाद हम लोग वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। तो हमको लगता है कि आप लोग कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो अगले क्लास में